to the square of the separation from the source। देखो ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है ये है वेव्स। हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बनाया था एम्पलीट्यूड तक लाकर। हमने आज ये सीखा कि एम्पलीट्यूड का दूसरा नाम है इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ वेव। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइट ऑफ अ वेव है। जैसे आपको यहाँ सुनामी जैसी वेव्स दिख रही है तो इसकी जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो लाउडनेस होती है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। इंटेंसिटी इज द पावर डिसिपेटेड पर यूनिट एरिया। फिर हमने इसके दो फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। एटीन्यूएशन का कॉन्सेप्ट तब समझ आएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट साथ बना लो कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर असल में मेन हेडिंग तो एम्पलीट्यूड है लेकिन साथ में हमने जोड़ा हुआ है इंटेंसिटी को। जब आप जोर से बोलते हैं तो आप फिजिक्स में कहेंगे कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। जब एक सिग्नल ट्रेवल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल वीक हो जाता है। आप अपने घर में आजकल देखते हैं ना, लोगों ने राउटर लगाए होते हैं, एक्सटेंडर लगाए होते हैं ताकि सिग्नल दोबारा बूस्ट हो जाए। तो सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाता है। इसको फिजिक्स में रीजन में कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब साइड हेडिंग दीजिएगा रीजन नंबर 2। दूसरा रीजन क्या होता है? जब एक वेव ट्रेवल करती है, जब एक वेव ट्रेवल करती है
जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वो अपनी एनर्जी साइडों को लूज करती जाती है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वो अपनी एनर्जी साइड्स को लूज करती है। दीवारों में, हवा में, चीजों में, तो एनर्जी साइडों पे लूज होती जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी टू सराउंडिंग। रीजन नंबर 2 लिखिएगा। रीजन नंबर 2 लिखिएगा कि when a wave travels, when a wave travels, it loses energy. When a wave travels, it loses energy to its surrounding. When a wave travels, it loses energy to its surrounding. This is called energy loss to surrounding. This is called energy loss to surrounding. ठीक है, अब ये वाली चीज कॉपी करिएगा, ये वाली चीज कॉपी करिएगा। ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। अब जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो सिग्नल साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो सिग्नल साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, मतलब वेव जो है वो वीक होती जाती है, अपनी इंटेंसिटी लूज करती जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
ठीक है, अब ये जो आपने सिग्नल, ये जो आपने वेव कॉपी की है, इस वेव में हम ये दिखा रहे हैं कि सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। चलो अब देखो, इसकी एक एग्जांपल है जिस पर तुम्हें 2-3 बड़े पास पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है इसमें मोबाइल कंपनीज टावर लगाती हैं, इस तरह के टावर लगाती हैं, और ये जो टावर होते हैं ये सिग्नल जनरेट करते हैं। जब सिग्नल थोड़ा आगे जाता है तो सिग्नल वीक हो जाता है, तो मोबाइल कंपनीज को फिर फर्दर टावर लगाने पड़ते हैं ताकि सिग्नल को वापस से बूस्ट कर सकें, वरना सिग्नल घरों तक पहुंच ही नहीं सकेगा। तो इसको कहते हैं बूस्टिंग। यही चीज आजकल ऑप्टिक फाइबर में भी होती है, लंबी लंबी तारें होती हैं, सिग्नल वीक हो जाते हैं। हमने अपने घरों में भी, बल्कि आजकल कई लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आजकल हमने ना बूस्टर्स लगा देते हैं कमरों के अंदर, छोटे छोटे बूस्टर होते हैं, तो वो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वापस, वरना जो जरा आगे वाले कमरे होते हैं वहां तक वाईफाई के सिग्नल नहीं आते थे। तो इसमें लिखिएगा लाइन चेंज करके, टू ओवरकम एटीन्यूएशन, लाइन चेंज करके लिखिएगा कि टू ओवरकम एटीन्यूएशन, बूस्टिंग और to overcome attenuation, boosting or regeneration is used. Boosting or regeneration, boosting or regeneration is used. Boosting or regeneration is used. ठीक है, अब जैसे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल in mobile communication, for example in mobile communication multiple towers are used, multiple towers are used, mobile communication multiple towers are used चलो अब एक लाइन छोड़कर हेडिंग डाल दो वेवलेंथ। बहुत आता है, बहुत आसान, ये सारे चैप्टर बहुत आसान है, और जो आजकल मैं वर्कशॉप में करवा रहा हूँ, जो रिवीजन हो रही है, वो एक्चुअली चैलेंजिंग चैप्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल एक बैलेंस होता है ना, आप यहाँ से तो मार्क्स उठाते हैं, वहां पर ये होता है कि आपको फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर में गलतियां करते हैं। मैंने जो आप लोगों को फिजिक्स का एक पोर्टल बनाकर दिया है, व्हाट्सएप पे एक पोर्टल सा बना के दिया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने कंबाइन किए, उसमें मैंने ईयरली पास पेपर के लिंक्स दिए हैं, मैंने एनिमेशंस के लिंक्स दिए हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो इस वक्त वो बड़ा हेल्पफुल पोर्टल है, और वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि उसमें सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ फर्दर, बट वो सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। फिजिक्स में होता यह है कि जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअली आपका ए स्टार ग्रेड होता है। डेफिनेशंस, फॉर्मूलास, कैलकुलेशन ये तो हर बच्चा ही कर लेता है, बट असल जो कैलिबर होता है स्टूडेंट का वो होता है थ्योरी आंसर में। थ्योरी आंसर कैसे बनते हैं, उसके लिए चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन की हद तक सब ठीक होता है, लेकिन जब थ्योरी आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, वहां एक्सपर्टी की जरूरत होती है। हेडिंग डालिए वेवलेंथ, इसका ये वाला सिंबल है जिसको पढ़ते हैं लैम्डा। अब देखो वेवलेंथ, आपको ये नजर आ रहा है ये, तो दो सक्सेसिव ट्रफ या दो सक्सेसिव क्रेस्ट, तो लिखिएगा कि इट इज द सेपरेशन बिटवीन
It is the separation between two successive troughs. It is the separation between two successive troughs or successive crest. It is the separation between two successive trough और two successive crest. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. ठीक है, अब हमने डेफिनेशन बना ली वेवलेंथ की. जो वेवलेंथ होता है वो जो वेवलेंथ होता है वो हर वेव की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है. ये आपको नजर आ रहा है वेवलेंथ है, और यहाँ पर वन कंप्लीट साइकिल जो है, एक कंप्लीट साइकिल का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ. तो लिखिएगा, it is the distance traveled in one complete cycle of a wave. It is the distance traveled in one complete cycle of a wave it is the distance traveled in one complete cycle of a wave. जब आप एक सिंगल साइकिल कंप्लीट करते हैं ना, जैसे एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसको कहते हैं वेवलेंथ. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. सर इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आगे आपने क्या बोला था? It is a complete cycle. It is the distance traveled in one complete cycle of a wave. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करें.
उसके बाद अब हेडिंग डालिएगा, सब लोग हेडिंग डालिएगा टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड का केस में पहले ये नोट करो कि एक्स एक्सिस पे आ गया है टाइम और वाई एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे है टाइम और वाई एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा टाइम पीरियड और उसमें लिखिएगा इट इज द टाइम इंटरवल, it is the time interval between two successive, it is the time interval between two successive trough or crest, it is the time interval between two successive troughs or crest। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज आप देख रहे हैं ये टाइम पीरियड है। पहले जो चीज वेवलेंथ थी, इसी तरह की डायग्राम में जो चीज पहले वेवलेंथ थी वही चीज अब बन गई है टाइम पीरियड। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब हेडिंग डालें फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है स्मॉल एफ। सब लोग हेडिंग डालिएगा फ्रीक्वेंसी।
देखें, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक टाइम इंटरवल के अंदर कितने साइकिल यहां से गुजर जाएंगे, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हेडिंग है फ्रीक्वेंसी और उसमें लिखिएगा इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम। It is the number of complete cycles it is the number of complete cycle it is the number of complete cycles per unit time। अब देखिए उसके बाद ये दो फॉर्मूलाज कॉपी होंगे, ये फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूलाज हैं, ये कॉपी होंगे। उसके बाद अब देखिए इसका यूनिट देखिएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को बोलते हैं पर सेकंड एंड 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 पावर 6 यानी मिलियन हर्ट्ज। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 पावर 6 हर्ट्ज, ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी। फ्रीक्वेंसी, अब ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी भी सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी सिग्नल की आइडेंटिटी होती है। जब आप किसी की आवाज सुनते हैं तो आप उसको कैसे पहचानते हैं कि ये कौन है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है फ्रीक्वेंसी का। जब आप कोई कलर देखते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये ब्लू है, रेड है? इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी की। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब ये वाली स्क्रीन देखें। The diagram shows how displacement varies with time as a wave passes a fixed point. What is the frequency? Frequency निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप एक साइकिल का टाइम निकालें। आप निकालें एक साइकिल का टाइम, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको फिर 1/t कर दें। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट जी ठीक है, जो बाकी लोग भी ट्राई करें, और बाकी लोग भी ट्राई करके मुझे आंसर चैट पे बता सकते हैं। बाकी लोग भी ट्राई करें। बी, 2-3 लोगों ने बी बताया। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलो अब हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़ के, स्पीड ऑफ अ वेव, इसका सिंबल है वी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। स्पीड ऑफ अ वेव, इसका फॉर्मूला स्क्रीन से कॉपी करिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेगुलर पेपर में आता है, तकरीबन हर साल आपको इस पर एक सवाल मिलेगा।
अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत रेगुलर पेपर में आता है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अक्सर बच्चों को ये वाला फॉर्मूला भूल जाता है, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड सेकंड। अब ये वाला फॉर्मूला भी कॉपी कर लें। चलो अब हम एक एग्जांपल रखते हैं, कॉपी मत करिएगा। ये पास पेपर क्वेश्चन है, इसमें इसने कहा कि आप स्पीड निकालें। स्पीड के दो फॉर्मूलाज हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ है उसके एक्स एक्सिस पे है टाइम, उससे निकल सकता है टाइम पीरियड। नीचे वाला जो ग्राफ है उसके एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस, उससे निकल सकता है वेवलेंथ। अब आपको निकालना क्या है, स्पीड। इन दोनों ग्राफ को यूज करें, जरा इसको ट्राई करें और आंसर निकाल के दें।
यहां से मैंने निकाला टाइम पीरियड और नीचे से निकाल लिया वेवलेंथ। इसको मैंने रखा और मैंने इसको रख के आंसर निकाले। आप लोग भी आंसर निकाले, वैल्यू कंपेयर करें और आंसर निकालें। अब अगर जिन लोगों ने आंसर बना लिया है वो यहां से मुझे देख के बता सकते हैं उनको कौन सा आंसर सजेस्ट हो रहा है। आंसर मुझे देख के बताएं। सब लोग पढ़ें और अपना आंसर सेलेक्ट करके दें। इसमें जो है वो अब कुछ लोगों ने आंसर बी बताया है, मतलब बी सही आंसर लग रहा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दीस वाटर वेव। सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके दे, ये वाला क्वेश्चन करें। अब इसमें जिन लोगों ने आंसर निकाला है वो बताइए। इसमें अच्छा, इसमें एक बच्चे ने बोला है डी, बाकी लोग भी अपना फीडबैक दें।
मेरे पास भी आंसर आ रहा है डी। हम अगर इधर वाले से देखें तो इसका जो वेवलेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और जो टाइम पीरियड है वो 0.04 है। तो अगर फॉर्मूला लगा दें तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलो अब हेडिंग डालो वेव फ्रंट, एक लाइन छोड़ दो और एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दो वेव फ्रंट। हेडिंग डाल दें वेव फ्रंट्स। हेडिंग डाल दिए वेव फ्रंट। अब देखो जो वेव फ्रंट होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट जरा समझो कि वेव फ्रंट इज अ सरफेस दैट ट्रेवल्स विद द वेव कंटेनिंग ऑसिलेशंस इन एग्जैक्टली इन फेज। अब ये तो डेफिनेशन है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वेव तो हमें नजर नहीं आती। हम क्या करते हैं कि इस तरह के कर्व्स बनाते हैं। आपने देखा होगा वाईफाई का जो सिंबल होता है मोबाइल वगैरह में, उस पर इस तरह के ना कर्व्स बने हुए होते हैं। ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए इस तरह के कर्व्स बनाते हैं। ये जो कर्व्स हैं इनको कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बेसिकली कोई रियल में चीज नहीं है बल्कि इमेजिनेशन है। जैसे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, आप उसमें लाइनें बनाते हैं प्लस टू माइनस। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, आप उसमें लाइनें बनाते हैं नॉर्थ टू साउथ। इनको कहते हैं फील्ड लाइंस। तो जैसे फील्ड लाइंस होती है ना, इमेजिनरी फील्ड लाइंस, बिल्कुल ऐसे ही इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं और उनको कहते हैं फ्लक्स, यानी कि उनको कहते हैं फील्ड लाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट बनाओ पहले वेव फ्रंट का कि वेव फ्रंट असल में एक इमेजिनेशन है। जब तुम वाईफाई खोलते हो तो तुम्हें मोबाइल दिखाता है कि जी यहाँ पर सिग्नल वीक है, यहाँ पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन के अपने भी सिग्नल दिखा रहा होता है, वो एक बार होते हैं छोटे छोटे। इन सब को जो इमेजिनेशन है वेव की, इन सब को फिजिक्स में कहते हैं वेव फ्रंट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कॉपी कर लो।
संजीशा, हाँ ठीक है, तुम वो अगर तुम जब तुम्हें इधर पीछे चक्कर लगे तो पीछे यहाँ ऑफिस में दे देना। नहीं नहीं नहीं, खाली 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 ये सामान दे देना बस। ओके, ठीक है। अब आप जरा देखिएगा सब लोग, जो आपने लिखा उसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि वेव फ्रंट इज एन इमेजिनेशन, लिखिएगा वेव फ्रंट इज एन इमेजिनेशन टू शो मूविंग वेव्स, wave front is an imagination to show moving waves, to show moving waves, next line, these are imaginary lines, these are imaginary lines, ये बिल्कुल एक इमेजिनेशन है और वेव्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट लाइन, इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, it is a geometrical representation of a wave, it is a geometrical representation of a wave। अब देखो, अगर आप पहले इस बात को समझ लो कि एग्जैक्टली इन फेज का क्या मतलब है। एग्जैक्टली इन फेज का मतलब है कि ये बिल्कुल साथ चलते हैं, जैसे आपने कोरस सिंगिंग देखी होगी या जैसे सोल्जर्स मार्च पास करते हैं, उसको कहते हैं एग्जैक्टली इन फेज। अगर दो वेव्स बिल्कुल साथ साथ चल रही हो तो उसको कहते हैं एग्जैक्टली इन फेज। नेक्स्ट लाइन, if two waves are exactly synchronized, if two waves are exactly synchronized, if two waves are exactly synchronized, हमने पहले 3 बार रिपीट किया, if two waves are exactly synchronized, they are said to be in phase, they are said to be in phase। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा,
ये जो आप कॉपी कर रहे हैं इससे क्या मैसेज आ रहा है कि एग्जैक्टली इन फेज का क्या मतलब है। चलो अब देखो कि जब आप ड्रॉ करते हैं तो जो कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं ये इनको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लाते हैं क्रेस्ट, और जो डॉटेड लाइन होती हैं वो ट्रफ होते हैं। अच्छा, एक अगर हम डिस्टेंस लेते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट तो वो वेवलेंथ होता है ये वाला, और अगर क्रेस्ट टू ट्रफ लेते हैं तो लैम्डा बाई 2 होता है। अब लिखिएगा wave fronts can be curves or straight lines. Wave fronts can be curves or straight lines। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी जो अब आप देख रहे हैं। देखो, जब आपको कभी पेपर में इस तरह की डायग्राम दी हुई हो और एग्जामिनर बोले डायग्राम इज ड्रॉन टू स्केल, एग्जामिनर बोले, तो आप उसको एग्जामिनर को दिखाने के लिए इस तरह प्रॉपर टेंजेंट्स बनाएं, डॉटेड लाइनें बनाएं और रूलर रख के लैम्डा निकालें। जब एग्जामिनर कहता है डायग्राम इज ड्रॉन टू स्केल तो उसका मतलब होता है कि आप रूलर रख के मेजर कर सकते हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखिए अब जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, देखो आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइंस। जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, उनमें भी ये रूल है, डॉटेड लाइन बनाओगे तो ट्रफ होगा, कंटिन्यूअस लाइन बनाओगे तो उसका मतलब होगा क्रेस्ट। तो अब आपने जो लिखा उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है नीटली कॉपी करिएगा। ठीक है, अब उसमें देखें जो वेव फ्रंट होता है वो वेव की शेप के बारे में बड़ा हिंट देता है। अब ये हेडिंग आ रही है वेव फॉर्म। अब एक लाइन छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होता है? इट इज द शेप ऑफ अ वेव, इट इज द शेप ऑफ अ वेव। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इन दोनों वेव्स में जो फर्क है उसको कहते हैं वेव फॉर्म, वेव फॉर्म का फर्क।
चले हेडिंग डालिएगा रिपल टैंक, 2 लाइन, अब 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डालिएगा रिपल टैंक। और यहाँ पर 10 मिनट का एक ब्रेक कर लेते हैं, जैसे शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स, और मैं क्लास को लॉग ऑफ करूंगा और फिर दोबारा लॉग इन करूंगा, और आप लोग अभी 10 मिनट का एक ब्रेक कर लेते हैं और इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।